नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज की सबसे बड़ी खबर। मिडिल ईस्ट में बढ़ते युद्ध के संकट की इजराइल ने किया लेबनान पर बड़ा हमला। इजरायली हमले में अब तक लेबनान में 500 से ज्यादा बेकसूरों की गई जान। हिजबुल्लाह ने किया पलटवार, दागे 200 रॉकेट। इजराइल के हमले पर भड़का ईरान। युद्ध रोकने को लेकर ईरान ने इजराइल के सामने रखा प्रस्ताव। और आगे बढ़ने से पहले देखते हैं हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात। यूएन में पीएम मोदी के आतंकवाद पर जताई चिंता। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने आम चुनाव पर उठाई सवाल। और चलते चलते देखेंगे स्पेस में फंसी सुनीता विलियम्स की वापसी पर आई संकट की बात। अब विस्तार से बात आज की बड़ी खबर की। इजराइल ने लेबनान के खिलाफ बड़ी लड़ाई शुरू कर दी है। इजराइल ने लेबनान में एक साथ 1600 स्थानों पर हमला किया है। इस हमले में 500 से ज्यादा बेकसूर लोगों की जान चली गई है, जिसमें महिलाओं और बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा है। और जिस तरह का मंजर लेबनान में दिखाई दे रहा है, उसके बाद दावा किया जा रहा है कि ये संख्या और ज्यादा होने वाली है। इजराइल के इस हमले की दुनिया भर में आलोचना हो रही है। अल जजीरा के मुताबिक 2006 में इजराइल लेबनान जंग के बाद लेबनान पर हुआ ये सबसे बड़ा हमला है। लेबनान में 25 सितंबर तक के लिए स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। इजराइल डिफेंस फोर्स IDF का दावा है कि हिजबुल्लाह दक्षिणी लेबनान में घरों में मिसाइलें छुपा कर रखता है, जिन्हें लगभग 1 साल से इजराइल में दागा जा रहा है। इजरायली हमले के जवाब में हिजबुल्लाह ने उत्तर की ओर इजराइल पर रॉकेटों की बरसात की है, जिससे साफ है कि हिजबुल्लाह इजराइल की धमकी से दबता नहीं दिख रहा है। हिजबुल्लाह के पलटवार के बाद अमेरिका सरकार ने अपने कर्मचारियों से कहा है कि वो उत्तरी इजराइल की यात्रा नहीं करें। ये पूरा इलाका इस समय हिजबुल्लाह के मिसाइल और रॉकेट हमलों को झेल रहा है। अमेरिका के दूतावास ने एक बयान जारी करके ये सलाह अपने कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को दी है। वहीं UN चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि वो नहीं चाहते लेबनान दूसरा गाजा बन जाए। दूसरी तरफ लेबनान पर इजरायली हमले से ईरान भी भड़क उठा है। ईरान ने इसे इजराइल का पागलपन बताया। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने कहा है कि अगर इजराइल अपने सारे हथियार रख देता है तो ईरान भी ऐसा करने के लिए तैयार है। ईरान शांति के साथ रहना चाहता है, हम युद्ध नहीं चाहते हैं। ये इजराइल है जो सभी तरह के संघर्ष को अंजाम देना चाहता है। हम सभी हथियार रख देंगे और अगर इजराइल भी ऐसा करने के लिए तैयार हो। इस बीच फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बरोट ने भी लेबनान में इजराइल के हमले पर चिंता जताई। फ्रांस ने लेबनान पर हुए हमलों को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाने का भी अनुरोध किया है। दूसरी तरफ लेबनान से पलटवार की आशंकाओं के बीच इजराइल में 1 हफ्ते की इमरजेंसी लगाई गई है। रक्षा मंत्री योव गलांट के कहने पर इमरजेंसी पर कैबिनेट के मंत्रियों ने फोन से वोटिंग की। इजराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, हम किसी भी संकट का इंतजार नहीं कर रहे हैं, हम इसमें आगे हैं। हर जगह, हर इलाके में हम हिजबुल्लाह के टॉप लीडर को खत्म कर रहे हैं, कमांडरों को खत्म कर रहे हैं, उनके रॉकेटों को खत्म कर रहे हैं। जो हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, हम उसे गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाएंगे। बात अब PM मोदी के अमेरिका दौरे की। इंडिया के PM नरेंद्र मोदी इस समय अमेरिका के दौरे पर हैं। इस दौरान वो कई राष्ट्रों के प्रमुखों से भी मिले, जिसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी शामिल हैं। 3 महीने में PM मोदी की ज़ेलेंस्की से ये तीसरी मुलाकात है। बैठक के बाद PM मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, न्यूयॉर्क में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। हम द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए पिछले महीने यूक्रेन की मेरी यात्रा के परिणामों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यूक्रेन में संघर्ष के शीघ्र समाधान और शांति एवं स्थिरता की बहाली के लिए भारत ने अपने समर्थन को दोहराया है। वैसे प्रधानमंत्री मोदी जब अगस्त में यूक्रेन गए थे तो उनके लौटने के बाद भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल मॉस्को पहुंचे थे, जहां उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को मोदी के दौरे पर क्या हुआ उसे बताया था, जिसे लेकर इंडिया में बवाल मच गया था। विपक्ष ने मोदी सरकार की विदेश नीति पर सवाल खड़े किए थे, क्योंकि ये पहली बार था जब इंडिया का PM किसी देश का दौरा कर लौटा था और उसके बाद आने से दूसरे देश के प्रमुख को रिपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा था। यूक्रेन और रूस के बीच लंबे समय से लड़ाई चल रही है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि ज़ेलेंस्की से हुई PM मोदी की मुलाकात के बाद अब अजीत डोभाल फिर से रूस की यात्रा करेंगे। वैसे भी इस बार मोदी के अमेरिका दौरे पर डोभाल प्रधानमंत्री के साथ नहीं गए थे। इस बीच अमेरिका दौरे पर PM मोदी ने न्यूयॉर्क में 69वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र को भी संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए एक तरफ आतंकवाद जैसा बड़ा खतरा है तो दूसरी तरफ साइबर स्पेस जैसे संघर्ष के नए नए मैदान भी बन रहे हैं।
इन सभी विषयों पर मैं जोर देकर कहूंगा कि वैश्विक कार्रवाई वैश्विक महत्वाकांक्षा से मेल खानी चाहिए। मानवता की सफलता युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि सामूहिक शक्ति में निहित है। वैश्विक शांति एवं विकास के लिए वैश्विक संस्थाओं में सुधार महत्वपूर्ण है। सुधार प्रासंगिकता की कुंजी है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों के लिए एक पुल होना चाहिए, न कि किसी के लिए बाधा बनना चाहिए। साथ ही भारत ये विश्व के साथ साझा करने के लिए तैयार है। नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा पूरा हो गया है और अब वो भारत वापस लौट रहे हैं। अब बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जबरदस्त फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि 8 फरवरी को हुए चुनाव निष्पक्ष नहीं थे। चुनाव आयोग अपने कर्तव्य को निभाने में पूरी तरह से फेल साबित हुआ है। पाकिस्तान में हुए चुनाव में इमरान खान की पार्टी सबसे ज्यादा सीटें जीतकर पहले नंबर पर आई थी, लेकिन इमरान ने आरोप लगाए थे कि चुनाव में जमकर धांधली हुई है। अगर निष्पक्ष चुनाव होते तो 80% सीटों पर उनके समर्थक चुनाव जीतते। यहां तक कि नवाज शरीफ भी चुनाव हार गए थे, लेकिन बेईमानी कर उन्हें चुनाव जिता दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दुर्भाग्य से मौजूदा मामले की परिस्थितियां दिखा रही हैं कि चुनाव आयोग 2024 के आम चुनावों में अपनी भूमिका निभाने में पूरी तरह से विफल साबित हुआ है। चुनाव लड़ने और अपने उम्मीदवारों को नामांकित करने के लिए पीटीआई को पार्टी के रूप में मान्यता न देने के लिए निर्वाचन आयोग का फैसला पूरी तरह से अनुचित और मनमाना था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में चुनाव रद्द तो नहीं किए, लेकिन जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई को महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित 20 से ज्यादा सीट देने का आदेश दिया है, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल पाकिस्तान में हुए आम चुनावों से पहले इमरान खान की पार्टी का नाम और निशान जब्त कर लिया गया था, जिस कारण से उनकी पार्टी के उम्मीदवार निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे थे। बाद में चुनाव जीतकर सभी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो गए थे। और चलते चलते देखते हैं अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम्स की वापसी पर फिर बड़े संकट के आहट को। भारतीय मूल की नासा की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स 5 जून से अंतरिक्ष में है। पहले तो स्पेसक्राफ्ट में खराबी आने के कारण सुनीता और उनके साथी बुश विल्मोर नेशनल स्पेस स्टेशन में ही फंस गए और अब उनकी वापसी पर भी खतरा मंडराता नजर आ रहा है। दोनों एस्ट्रोनॉट के रेस्क्यू के लिए नासा और स्पेसएक्स क्रू 9 मिशन की तैयारी कर रहे हैं, जिसकी लॉन्च तिथि 26 सितंबर तय की गई है। लेकिन अब इसके लॉन्च पर संशय के बादल मंडराने लगे हैं। मिशन से पहले ट्रॉपिकल साइक्लोन 9 ने वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा दी है। ये साइक्लोन मैक्सिको की खाड़ी और फ्लोरिडा के पश्चिमी तट की तरफ बढ़ रहा है, जिससे इस मिशन के लॉन्चिंग में दिक्कतें आ सकती हैं। हालांकि नासा और स्पेसएक्स ने अपनी तैयारी तो पूरी कर ली है। इस मिशन में नासा के एस्ट्रोनॉट निक हेग मिशन कमांडर के रूप में काम करेंगे, जबकि रोस्कोसमोस के एस्ट्रोनॉट अलेक्जेंडर गोरवुनोव मिशन विशेषज्ञ के रूप में काम करेंगे। इन्हें फाल्कन 9 रॉकेट के ऊपर स्पेसएक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान पर लॉन्च करने की योजना है। स्पेसक्राफ्ट को सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर के लिए 2 अतिरिक्त सीटों के साथ लॉन्च किया जा रहा है, जो फरवरी 2025 में वापस आएंगे। यही नहीं, इस मिशन के लॉन्च के लिए 2 अतिरिक्त तारीखें भी बैकअप के लिए रखी गई हैं। यानी अगर ये मिशन 26 सितंबर को लॉन्च नहीं होता है तो इसे 27 और 28 सितंबर को लॉन्च किया जा सकता है। लेकिन इस मिशन का लॉन्च और उसकी सफलता अब पूरी तरह से साइक्लोन 9 के रुख पर निर्भर करता है। तो आज इस वर्ल्ड न्यूज में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।